मेरा सभी बच्चों से सुबह सुबह का नमस्कार। मेरा सभी बच्चों से सुबह सुबह का नमस्कार। मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने जिस प्रकार पिछली क्लासें इतिहास की 12 क्लासें भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी हैं, उसी प्रकार आज आप 13वीं क्लास भी इतिहास की बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपको और अच्छे तरीके से जो पिछला भाग पढ़ाया गया है वो भी भाग अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको इतिहास में भाग 13 पढ़ाना जाऊँगा उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक पढ़िएगा। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो मैं आज तक आपको इतिहास के 12 भाग पढ़ा चुका हूँ। आज 13वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज सल्तनत काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आप देखें गुलाम वंश के बारे में। मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर लिखा सल्तनत काल, ठीक है। तो सल्तनत काल कब आया और कब से कब तक रहा, इसके बारे में बताऊंगा। तो जो सल्तनत काल है, इसके जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। अरबों के आक्रमण के बाद आपका आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में क्या होता है कि गुलाम वंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश आ जाता है। कौन से काल में? सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश आ जाता है। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने रखी थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी मेरे प्रिय बच्चों? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप कहोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का क्या था? गुलाम था। और ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। किसने डाली थी? कुतुब मीनार जो बना है आज दिल्ली में, वो उसकी नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का जो कुतुब इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का अहाइदर का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार की जो नींव थी इसको पूरा नहीं कराया था उसने इसकी नींव रखवाई थी कुतुब मीनार की, जो कि किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली का जो कुतुब इस्लाम जो मस्जिद है और अजमेर का जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इन दोनों मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन दोनों मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस किस का? कुतुब इस्लाम मस्जिद का, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था, यानी वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब दिल्ली को राजधानी न बनाकर किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने डाली थी? यानी इसका निर्माण करने का जो कार्य शुरू किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का जो कुतुब इस्लाम की मस्जिद है और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। इसके बाद है ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एक यूपी ट्रिपल एससी अधरस की लोअर में पूछा गया था कि ऐबक की मृत्यु किस चीज से गिरने पर हुई थी। तो उसमें ऑप्शन दिया था सीढ़ियों से गिरकर, या घोड़े से गिरकर, या किसी मंजिल से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये सब उत्तर न देकर आपको देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी।
ठीक, तो आपको प्रिय बच्चों ये ध्यान रहना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे प्रिय बच्चों कि किससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जो राजधानी लाहौर थी वहां पर ही इनको दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके शासनकाल में कौन बैठता है, यानी उसका जो शासनाधिकार था उस पर कौन बैठता, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता आराम शाह है, ठीक, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह है, जिसने सिर्फ कितने महीनों तक कार्य कर पाया, जो केवल 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक, यानी आराम शाह ने केवल 8 महीनों तक कार्य कर पाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी, किसकी, आराम शाह की, और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, कब, 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो ऐबक का क्या था, गुलाम और दामाद था। ध्यान रखो मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें कि ये ऐबक का जो इल्तुतमिश था वो कौन था, गुलाम और दामाद था, ठीक। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और यदि आपसे पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक, यानी जो लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्रिय बच्चों, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक। तो इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक, जो ऐबक का क्या था, गुलाम था और दामाद भी था, ठीक। और उसकी जो मृत्यु है 1236 ईस्वी में हो गई। किसकी मृत्यु, इल्तुतमिश की, ठीक है, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी कौन बैठा, उसका जो पुत्र था इल्तुतमिश का जो पुत्र था फिरोज गद्दी पर बैठा, ठीक। इसके बाद तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस बात को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये जो मैंने पॉइंट लिखाया है आपको, इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, जहाँ पर ये लिखा है कि तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। किसको, रजिया, ये आपका जो लिखा है, ये जो मैं गोल किया है इसको ध्यान से देखें कि रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की जो शादी है अल्तुनिया के साथ हुई थी, ठीक। तो सबसे बात इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि यहाँ पर पूछा जाता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि देश की प्रथम मुस्लिम महिला, यानी इतिहास में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो वे थी आपकी रजिया सुल्ताना, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम शासका रजिया सुल्ताना। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला शासका कौन थी तो रजिया सुल्ताना, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। और ये भी पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का पूरा कार्य जो किसने करवाया था, जो अधूरा काम हो पाया था उसका पूरा कार्य किसने करवाया था कुतुब मीनार का, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश, ठीक। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद मेरे प्रिय बच्चों, अब इधर आइएगा। रजिया की जो हत्या है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। क्योंकि वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्हें महिलाओं के द्वारा शासन चलाने में इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं थी, इसलिए
रजिया की जो हत्या है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास, कहाँ पर, कैथल के पास, ध्यान देना, पूछा जाता है कि रजिया की जो हत्या है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कहाँ पर कर दी गई थी। तो कहाँ पर कर दी गई थी, कैथल के पास, कैथल के पास कर दी गई थी। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा, एक बलवन शासक था, बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ये भी बात आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने कि बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा कोई आडंबर तरीके से कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को कहाँ से, सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को, किसको हटाकर, अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। जो कि नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट दी गई है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें कि कौन सा शासक, पूछा जाता है कि कौन सा शासक टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, उस शासक का नाम बताइए। तो आप कहेंगे नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह, क्या कहेंगे, नसरुद्दीन शाह। जो नसरुद्दीन शाह था वह बलवन का दामाद था, क्योंकि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन शाह से किया था। इसे आगे वाले पॉइंट में देखें तो बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। ठीक, तो नसरुद्दीन जो शाह था, महमूद था, वो किसका दामाद था, बलवन का। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। देखो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की बात है। एक बात आप इधर भी देखें ध्यान से, ये जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ इस पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें मेरे प्रिय बच्चों। देखो बलवन ने अपनी पुत्री के विवाह किससे किया, नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। नसरुद्दीन महमूद बलवन का दामाद हुआ। ठीक, तो बलवन का वास्तविक जो नाम था वो था बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। देखो अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलामों का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। अगर पूछा जाए गुलामों का गुलाम 3 बार कहा जाए, गुलामों का गुलाम कौन था, तो आप क्या कहेंगे, बलवन, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, वो इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलवन। कौन था, बलवन था। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, बलवन था। ठीक, अगर गुलामों का गुलाम पूछा जाए तो बलवन कहना है, और अगर गुलामों का गुलाम कहा जाए तो इल्तुतमिश कहना है, और अगर केवल गुलाम कहा जाए तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कहना है। आपको केवल क्या कहना है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक कहना है। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो ध्यान रखना है बहुत ही। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये भी आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर सी कौन सी नीति का पालन किया था, यानी कौन सी नीति चलाई थी, यानी अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए बलवन ने अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कौन सी नीति चलाई थी, तो आप कहेंगे कि लोहे रक्त की नीति चलाई थी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें कि अपने विरोधियों से निपटने के लिए बलवन ने एक बहुत ही कठोर नीति चलाई थी, जिसका नाम था लोहे एवं रक्त नीति। एक बार और देख लीजिएगा कि अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर यानी लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया था। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए कि नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक, यानी उपाधि प्रदान की थी। तो मेरे
प्रिय बच्चों, यानी जो उनका दामाद था नसरुद्दीन महमूद, उन्होंने अपने ससुर बलवन को काय की उपाधि दी थी, उल्लू खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों से निपटने के लिए रोहे रक्त की नीति का पालन किया था। इसलिए नसरुद्दीन शाह ने अपने ससुर बलवन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद प्रिय बच्चों, यहाँ पर आइए कि बलवन के दरबार में फारसी की जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, इनका नाम बहुत ही ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छे कवि और बहुत ही लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो बलवन के दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे आपके अमीर खुसरो, यानी ये बलवन के दरबार में रहने वाले कवि थे फारसी कवि अमीर खुसरो और कौन? अमीर हसन। अमीर खुसरो दो थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्भुद्दीन कैमुर्स था। कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे मेरे प्रिय बच्चों, गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्भुद्दीन कैमुर्स था। कौन था? शम्भुद्दीन कैमुर्स था। अमीर खुसरो बलवन से लेकर मोहब्बत तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे, इसलिए इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। तो ये मेरे प्रिय बच्चों, ये भी पूछा जाता है कि किस फारसी कवि को भारत का तोता कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमीर खुसरो ने बलवन से लेकर मोहब्बत तुगलक तक के जितने भी शासनकाल हुए, उन सभी दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रह रहे थे। ठीक, उन्होंने सबसे अधिक राजाओं के शासनकाल तक वे रहे, यानी वे अधिक से अधिक राजाओं के शासनकाल के दरबार में रहे, इसलिए इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक प्रिय बच्चों, तो ये ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस फारसी कवि को भारत का तोता कहा जाता है, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। ठीक, इसके बाद सितार एवं तबले का जो आविष्कार करने का जो श्रेय है वो अमीर खुसरो को ही जाता है। ये भी कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सितार का आविष्कार किसने किया है, ठीक, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। और तबले का आविष्कार भी किसने किया है, तो आप क्या कहेंगे? अमीर खुसरो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें मेरे बच्चों। अगर सितार का पूछा जाए तो सितार के बारे में भी आपको अमीर खुसरो बताना है, और तबले के बारे में पूछा जाए तो भी आपको अमीर खुसरो ही बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तबले और सितार का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो को जाता है। ये मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई है वो आपको जरूर समझ में आई होगी, और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आई है। मैं आपको पुनः इसको समझाने की कोशिश करूँगा, और इस वीडियो को पुनः मैं YouTube चैनल पर डाल दूँगा, जिससे आप इसको पुनः पढ़ सकें, बार बार देख सकें और इसको याद कर सकें और समझ सकें। मेरे प्रिय बच्चों, इसी प्रकार मैं पढ़ाता रहूँगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, और इसी प्रकार मेरे चैनल और YouTube चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी समस्याएं हो उनको जरूर पूछिएगा। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।